तो हम लोग आज चर्चा करेंगे प्लेंट पे, ठीक है। हिंदू लॉ पे कल से चर्चा की जाएगी, आज थोड़ा चर्चा की जाएगी प्लेंट पे कि प्लेंट कैसे तैयार किया जाए। प्लेंट में क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान देना है, जो उसके एसेंशियल पॉइंट्स हैं, पहले उसको नोट भी कर लीजिए आप लोग कि क्या क्या चीज़ें उसको ध्यान देना है आपको। वो प्लेंट में जब आपसे आएगा लिखने के लिए तो सबसे पहले वो एक स्टोरी, पूरी की पूरी एक कहानी दे देंगे, ठीक है। एक कहानी दे देंगे, कम से कम 2 या अधिक लोगों के बीच की विवाद, और उस विवाद को देख करके आपको प्लेंट तैयार करना होगा, ठीक। और वाद पत्र में क्या क्या तैयार करना रहता है, वाद पत्र भी लिखना है, ठीक है। और लिखित कथन भी आपको लिखना होता है। लिखित कथन यानी प्लेंट और WS दोनों आपको तैयार करना होता है। प्लेंट और WS दोनों आपको तैयार करना होता है। अब आपको ध्यान क्या देना है इसको तैयार करने में कि जो प्रोविज़न है प्रोविज़न में जैसे आदेश 6 और आदेश 7, इसको आपको रीड होना चाहिए अच्छे से। आदेश 6 और आदेश 7 में जो नियम बताए गए हैं ना कि प्लेंट कैसे लिखा जाएगा और प्लेंट में क्या लिखा जाएगा, ये कहाँ बताया गया है। आदेश 6 यानी आर्डर 6 और आर्डर 7 में क्या अंतर है। आर्डर 6 और आर्डर 7 में यही अंतर है कि प्लेंट कैसे लिखा जाएगा ये आर्डर 6 बताता है, और क्या लिखा जाएगा ये आर्डर 7 बताता है। यानी प्लेंट में क्या लिखा जाएगा, कैसे लिखा जाएगा। तो कैसे लिखा जाएगा यानी ढंग आदेश 6, क्या लिखा जाएगा आदेश 7। तो इसका मतलब कि आदेश 6 और आदेश 7 को भी हमें समझना होगा। अगर आदेश 6 और 7 हम नहीं समझ पा रहे हैं तो हम प्लेंट नहीं लिख सकते हैं, जब तक उसको समझेंगे नहीं। और एक बात समझिएगा, अगर आप उसको समझ लेंगे तो बहुत सारे प्रॉब्लम बेस प्लेंट भी आप तैयार कर लोगे। वहाँ कुछ नियम्स बताए गए हैं आदेश 6 और 7 में। जैसे पूछ लिया एक माइनर व्यक्ति को या माइनर व्यक्ति केस फाइल करना चाहता है, उसका किराया बेदखली का, उसकी ज़मीन पे किसी व्यक्ति ने कब्जा कर लिया है और वो उसको बेदखल कराना चाहता है। अब माइनर अगर आ गया तो आप परेशान हो जाए, तो माइनर लिखा हुआ इसमें, अब इसका प्लेंट कैसे तैयार करें। तो क्या प्लेंट में माइनर का जिक्र करना पड़ेगा हमें कि नहीं करना पड़ेगा। तो ये सब आदेश 7 जब आप पढ़ोगे तो यहाँ आपको मिलेगा। तो कम से कम आदेश 7 और आदेश 6 ये आपका अच्छे से तैयार होना चाहिए। तो सबसे पहले सरसरी नज़र से आदेश 6 को देखो, और फिर 7 में रूल 1 को देखना है, और रूल 2, 3, 4 को देखना है बस। तो आदेश 6 पलटी एक बैरक पीछे होगी, देख लो है कि नहीं होगा तो नेट से देख लो। आदेश 6 आदेश 6 में सबसे पहले लिखा गया कि जो अभिवचन है, जो प्लीडिंग है, ठीक है। 6 में आप देखेंगे रूल 1, 2, 3 में आपको मिलेगा कि जो अभिवचन है उसमें आपको एसेंशियल जो एलिमेंट हैं, तात्विक तथ्यों का उल्लेख करना है। यानी वाद पत्र में हमको पूरी कहानी नहीं लिखना है, प्लेंट में जो एसेंशियल एलिमेंट हैं यानी जो तात्विक तथ्य हैं, जो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं वो लिखना। ये नहीं लिखना है कि वादी, जैसे किराएदारी बेदखली का केस है तो उसमें आपको ये नहीं लिखना है कि मैं वो
कि ये हमारे यहाँ किराएदार है, का नामक व्यक्ति हमारे यहाँ किराएदार है, जो फला दिन सफ़ेद कपड़ा पहन करके हरी कलर की मोटरसाइकिल ले करके आया था। ये सब कहानी नहीं, या पहले दिन आया था किराएदारी तय करने के लिए तो 4 लोगों को ले करके आता, ये सब नहीं लिखना है। बस फला व्यक्ति प्रतिवादी है जो फला तारीख से हमारे यहाँ किराएदारी में रहने का एग्रीमेंट किया था। मतलब जो एसेंशियल पॉइंट है उसका वो लिखना है, पूरी आम कहानी नहीं लिखना। तो तात्विक तथ्यों का उल्लेख करना पहली बात। दूसरा, उन तथ्यों का उल्लेख करना है जिसे साबित किया जाना है, जिनसे साबित किया जाना है उनका उल्लेख नहीं करना। इसको कहते हैं फैक्टा प्रोबेंडा का उल्लेख करना है, फैक्टा प्रोवेंसिया का नहीं होगा, पीछे रहने दीजिए। आइए इसी को ले लीजिए, ठीक है, होगा नहीं। तो फैक्टा प्रोबेंडा का उल्लेख करना है, फैक्टा प्रोवेंसिया का नहीं। इसका मतलब क्या है कि जिन तथ्यों को साबित किया जाना है केवल उनका उल्लेख होना चाहिए, जिनसे साबित किया जाने यानी साक्ष्य का उल्लेख हमको बिल्कुल नहीं करना, ये ध्यान रखना। वादपत्र में हो सकता है ये लिखा भी मिल जाए कि इसके 4 गवाह हैं फला फला फला, तो भी आप उनका जिक्र मत करिएगा। और जो वादपत्र आप तैयार करिएगा उसको पैरा पैरा में आपको लिखना है। आप उसको पैरा भी लिख सकते हो, उसको धारा भी लिख सकते हो, उसको अनुच्छेद भी लिख सकते हो। आप जो उचित समझो वो लिख सकते हो। पैरा लिखो तो ये पैरा भी लिखा हुआ पैरा भी चलता है, बहुत सारी अदालतों में पैरा भी लिखते हैं, कुछ लोग धारा भी लिखते हैं उसको। तो उसका तो केवल पर्पज ही है कोड भाषा देना, तो चाहे पैरा में हो चाहे धारा में, इससे मतलब नहीं है, बस कि नंबर जरूर पड़ा होना चाहिए। और एक पैरा में कोशिश करना, एक पैरा में एक बात हो, 2 बातें ना हो, एक पैरा में एक ही बात लिखी जाए, ठीक है। जैसे आप ये नहीं लिख सकते हो कि ये इसी दिन से किराएदारी में मेरे यहाँ आया है और 500 रुपये प्रतिमास की दर से किराएदारी शुरू हुआ, ये दोनों बातें एक पैरा में नहीं लिखना है। इस डेट से किराएदारी शुरू हुआ है, अगले पैरा में किराए की दर प्रतिमास की दर से 500 रुपये है, अगले पैरा में। बात समझा गया? आप एक ही पैरा में अपना पता और किराएदारी प्रारंभ का समय नहीं लिख सकते हो। एक ही पैरा में किराएदारी की रकम और लीगल नोटिस भेजे जाने की बात नहीं लिख सकते हो, क्योंकि ये 2 अलग अलग बातें हैं। एक पैरा में लिखोगे तो फिर पूछा भाई उस पैरा में कौन सी बात, तो फिर कौन सी वाली उत्तर ना रह जाए। एक पैरा में एक बात लिखी हो बस, कि मैं फला 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 हूँ, ये फला व्यक्ति है, मेरा मकान यहाँ पे स्थित है, किराएदारी इतनी तारीख से प्रारंभ हुई है, किराएदारी की जो अवधि है इतनी है, किराएदारी की राशि प्रतिमास की दर से 500 रुपये है, ठीक है। लगातार 4 महीने का किराया इसने जमा किया है, पिछले 3 महीने का किराया बकाया है, जिसकी मांग के लिए लीगल नोटिस भेजी जा चुकी है, जिसका कोई जवाब नहीं दिया गया। तो हर एक पॉइंट स्पष्ट है यहाँ पे। तो वही यहाँ लिखा है कि और कितनी पैरा आप लिख सकते हो इसकी कोई लिमिट नहीं है, ध्यान रखिएगा। जितनी आवश्यकता हो उतनी पैरा 10, 20, 50, 100 भी बनाना पड़ जाए तो आप बना सकते हो, पैरा की कोई संख्या बाध्यता नहीं है। ये मत देखना कि ज़्यादा हो रहा है तो रोक दें, मैटर आपका आना जरूरी है उस पैरा में, ठीक। दूसरी बात, अब ये तो हो गया कैसे लिखना है। अब हम सबसे पहले जब प्लेंट तैयार करते हैं तो सबसे पहले क्या लिखेंगे उसमें, ठीक है। ये बात हमको कहाँ से मिलेगा, आर्डर 7 से मिलेगा। आर्डर 7 पलट लीजिए सब लोग, आर्डर 7 से मिलेगा, ठीक है। आदेश 7 में सबसे पहले जब प्लेंट कोई तैयार होता है तो आप देखेंगे वहाँ पे कोर्ट का नाम सबसे पहले लिखा जाता है। सबसे ऊपर क्या लिखा जाएगा, कोर्ट का नाम। जैसे यहाँ लिखा हुआ है न्यायालय श्रीमान सिविल जज जूनियर डिवीजन कोर्ट संख्या 12 बाराबंकी। अब फिर यहाँ क्या क्या ध्यान देना चाहिए समझिए, इसमें आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान देना है। सबसे पहले जो भी आपके सामने प्लेंट आएगा उस प्लेंट में आपको देखना है कि वो प्लेंट में जो विवाद है वो किस विषय को लेकर के है। क्या एक्सीडेंटल है, एक्सीडेंटल होगा तो यहाँ एक्सीडेंटल कोर्ट का नाम लिखना पड़ेगा। सिविल मामला है तो सिविल कोर्ट का नाम लिखना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ इस प्लेंट में एक्सीडेंटल का है तो लिखा हुआ है
कि मोटर श्रीमान मोटर एक्सीडेंटल क्लेम ट्रिब्यूनल महोदय जनपद बाराबंकी। बात समझ गया। भाई जिस कोर्ट के लायक वो मामला होगा उस कोर्ट का नाम लिखना पड़ेगा हमको ना। तो बस ये नहीं कि एक कोर्ट का नाम रटे रहो, बस उसी का नाम हमेशा उतार दो, क्योंकि वो मामला जिस कोर्ट में जाने लायक होगा उस कोर्ट का नाम लिखना होगा। अब उसमें भी फिर आपको देखना, जैसे सिविल जज का मामला है तो ये भी देखना पड़ेगा कि उसकी धन संबंधी अधिकारिता कितनी है, उसकी धन संबंधी अधिकारिता कितनी है। तो उसकी धन संबंधी अधिकारिता, उसकी धन संबंधी अधिकारिता जूनियर डिवीजन की है तो जूनियर डिवीजन का नाम लिखना है, सीनियर डिवीजन की है तो सीनियर डिवीजन का नाम लिखना है। अगर वो जिला जज की अधिकारिता में आ रहा है तो जिला जज हमको लिखना होगा। बात समझ आ गया। तो रकम देख लेना है कि किस न्यायालय की अधिकारिता में आ रहा है, तो उससे वो कोर्ट डिसाइड कर लेना। जैसे जूनियर डिवीजन की अधिकारिता उत्तर प्रदेश में कितनी है, 5 लाख तक है ना, 5 लाख नहीं, 5 लाख से बढ़ा दिया गया है शायद, 5 लाख 50 लाख, हाँ साथ यही है, चलो मान लेते हैं 5 लाख है। 5 लाख जूनियर का होगा, 50 लाख सीनियर का होगा, 50 लाख से ऊपर जिला जज का होगा। ठीक है, मान लेते हैं कि 5 लाख जूनियर डिवीजन का है, तो 5 लाख तक का मामला है तो हमको जूनियर डिवीजन यहाँ लिखना है। ठीक है, और हिंदी में कोशिश करें हिंदी में ही लिखा जाए, ये जेडे ना हो, हिंदी में लिखा जाए। ठीक, और सीनियर का तो सीनियर डिवीजन लिखा जाए, और उससे ज़्यादा है तो फिर जिला जज लिखा जाए। अब फिर यहाँ पे देखिए जूनियर डिवीजन 1 से अधिक हैं, जूनियर डिवीजन 1 से अधिक है, तो 1 से अधिक हैं तो कोर्ट संख्या उनका कोर्ट संख्या भी डाला जाता है। जो दायरा कोर्ट होता है, कोर्टों का नंबर पड़ा होता है। जितने भी आप जब कोर्ट में जाके देखेंगे तो जितने भी कोर्ट हैं, जैसे जूनियर डिवीजन भी 4-5 होते हैं, सीनियर डिवीजन 4-5 हैं, और जिला जज तो एक होता है, लेकिन अपर जिला जज कई होते हैं, तो सबके नंबर कोर्ट नंबर होते हैं। तो कोर्ट नंबर में आप कोर्ट नंबर भी डाल सकते हो, चाहो तो ना डालो। जिसे डाल दोगे ना तो इससे ये पता चलेगा कि आप प्रैक्टिकल में हो, क्योंकि आपको ये भी दिखाना है कि मैं प्रैक्टिकल में भी हूँ, मैं प्रैक्टिस भी करता हूँ। क्योंकि कोई भी अदालत ऐसी नहीं है जहाँ पे कोर्ट संख्या नंबर ना हो। तो अगर आप नंबर नहीं डालोगे तो उससे ये इफेक्ट पड़ेगा कि आप प्रैक्टिस नहीं जान रहे हो व्यवहार में क्या होता, तो नंबर जरूर डाल देना वहाँ पे। तो जैसे जूनियर डिवीजन का मामला है, 5 लाख तक का मामला है, तो आप क्या लिखोगे, पहले यहाँ न्यायालय, फिर श्रीमान लिखना है, श्रीमान, फिर सिविल जज जूनियर डिवीजन, या सीनियर डिवीजन तो सिविल जज सीनियर डिवीजन। अगर वो अपर जिला जज यानी जिला जज का मामला आ रहा है तो जिला जज ना लिख करके आप अपर जिला जज ही लिखिएगा ज़्यादातर। तो सिविल जज वो जिला जज, अपर अतिरिक्त जिला जज, आप यहाँ लिखना होगा अतिरिक्त जिला जज। ठीक है, यहाँ नाम हटाना पड़ेगा, सिविल जज, अपर जिला जज लिखना पड़ेगा, या जिला जज आप लिखिए। ठीक है, हाँ हाँ जैसे जो मामला सेशन से रिलेटेड है, हाँ, तो उसको हर एक मामले को जिला जज आप अपर जिला जज लिख के न्यायालय का नाम संबोधित करें क्या, कि अपर जिला जज ही करें, जिला जज करें? जिला जज लिख दीजिएगा, आप जिला जज लिख दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि सर हैंडओवर तो जिला जज हाँ, ये इसीलिए तो कह रहा हूँ जिला जज लिखिएगा वहाँ पे। ठीक है, जिला जज लिख दीजिएगा, फिर जिला जज लिख देंगे आप, क्योंकि अब आप अपर का नाम कैसे डाल दोगे, पहले आप तो कोर्ट मामला तो अपना दायर कर रहे हो जिला जज के यहाँ ना, दायरा कोर्ट तो जिला जज होता है, अपर जिला जज तो दायरा कोर्ट होता नहीं है। ठीक है, तो वही ना भेजेगा, तो किस कोर्ट नंबर में भेजेगा ये आप लिख नहीं सकते हो, वो तो बाद में फाइल पे लिख ली जाती है अपने जानने के लिए हमारा मामला इस कोर्ट में चल रहा है। तो आपको जिला जज फिर लिखिएगा, और जूनियर सीनियर डिवीजन के यहाँ तो यहाँ आप जूनियर डिवीजन या सीनियर डिवीजन लिख लीजिएगा, जिसकी भी अधिकारिता होगी। कोर्ट नंबर आप यहाँ पे, अब यहाँ कोर्ट नंबर कोई भी डाल दोगे तो चलेगा, क्योंकि कोर्ट नंबर थोड़ा ना देखा जाएगा, बस ये देखा जा रहा है आपको बनाना आ रहा है कि नहीं, आप ड्राफ्टिंग की कला आपके पास है कि नहीं है। तो यहाँ पे आप कोर्ट नंबर डाल दीजिएगा, XYZ कोई भी डाल दीजिएगा।
ठीक है, यानी नंबर जरूर पड़ा हुआ हो। तो न्यायालय यहाँ श्रीमान, सिविल जज या सीनियर जिला जज या जूनियर, तो सिविल जज की जगह सिविल जज सीनियर डिवीज़न यहाँ कर दीजिएगा अगर सीनियर डिवीज़न का है तो, और कोर्ट संख्या यहाँ डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे जहाँ का वो कोर्ट होगा उस जिले का नाम डाल दीजिएगा। तो कोई भी काल्पनिक नाम आप डाल सकते हो, ठीक है, कोई भी काल्पनिक नाम। हाँ, हो सकता है उस जो विवाद आपको दिया जा रहा है वो किसी जिले का उल्लेख किया गया हो, ठीक। अब वहाँ ये चीज़ फिर ध्यान देना कि विवाद ऐसा भी हो सकता है जो एक से अधिक जिले में बन रहा हो, एक से अधिक जिले के नाम लिखे हुए हो। तो आप ये देखना कि वो केस कहाँ कहाँ दाखिल हो सकता है। हाँ, वो केस कहाँ कहाँ दाखिल हो सकता है। तो जहाँ जहाँ दाखिल हो सकता है उनमें से किसी भी जिले का नाम लिख देना, लेकिन जहाँ वो केस दाखिल नहीं हो सकता उस जिले का नाम कतई मत लिखना। अगर आप लिख दिए तो प्लेंट आपका गलत माना जाएगा कि आप ऐसे कोर्ट का नाम क्यों लिखे जिसको अधिकारता ही नहीं था उस मामले में। तो ये भी आपको ध्यान देना है कि उसी कोर्ट का नाम लिखना है जिसकी अधिकारता उस मामले की सुनवाई की होगी। और अगर कोई नाम ही नहीं वहाँ पे दिया गया है, क्योंकि कभी कभी चालाकी से ये भी डाल दिया जाता है, वो आपका देखना चाहते हैं कि आप प्रेटोरियल डिस्ट्रिक्ट सही लिखे हो कि गलत लिखे हुए हो। तो नहीं, कई जिला दे दिए हैं तो जहाँ वाद हेतु केराइज हो रहा है, जहाँ नहीं दिया गया वहाँ कोई भी जिला लिख दो, वो तो अपने ऊपर है, कोई भी लिख दो, ठीक। ये समझ में आ गया सबसे पहले। उसके बाद आप डाक टिकट का भी कॉलम यहाँ छोड़ सकते हो, वाद संख्या का नंबर, ठीक है, वाद संख्या, लेकिन भरना नहीं है। वाद संख्या आपको नहीं डालना, बस यहाँ वाद संख्या, ठीक है, क्रॉस क्रॉस छोड़ देना, कुछ नहीं करना, डैश डैश करके छोड़ देना उसको। आपको उसको भरना नहीं है, ये ध्यान रखना, क्योंकि कोर्ट, हाँ, वाद संख्या जो केस फाइल किया जाता है न्यायालय में, वो तो न्यायालय फाइल होने के बाद कोर्ट डिसाइड करती है कि इस पे केस नंबर कौन सा पड़ेगा। यही तो मैं कह रहा हूँ कि नंबर आपको नहीं डालना है, नंबर आपको नहीं डालना है। अगर आप नंबर डाल दोगे तो गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि वो काम तो जज का है और वो वाद दायर होने के बाद पढ़ना है। जब आदेश 4 नियम 2 की शर्तें पूरी हो जाएंगी तब तो आपको केवल बस एक कॉलम बना के छोड़ देना कि हाँ वाद संख्या भी होता है, लेकिन उसमें कुछ भरना नहीं है। उसके बाद आपको पार्टी का नाम फिर लिखना है। अब ये पार्टी का नाम लिखना ये कहाँ से मिलेगा? फिर आदेश 7 नियम 1 देखिए, आदेश 7 नियम 1 में बताया गया है, कोर्ट का नाम लिखने के बाद साफ साफ लिखा हुआ है कि वादी का नाम, वर्ण और निवास स्थान, लेकिन का में लिखा हुआ था उस न्यायालय का नाम जिसमें वाद लाया गया है। तो वाद कहाँ लाया जाएगा? जिसकी अधिकारता हो। तो अगर प्लेंट में 4 कोर्टों का 4 जिलों का नाम दे दिया और जिन जिलों में वो केस चल नहीं सकता उन जिलों का नाम मत लिखिएगा, ये ध्यान रखना, ठीक। फिर लिखा है वादी का नाम, वर्ण और निवास स्थान। तो वादी का नाम इधर आपको लिखना है नाम और इधर लिखना है वादी। समझ में आ गया? यहाँ क्या लिखना, जैसे नाम है उसका रमेश, तो आपको रमेश लिखना है, ठीक है, रमेश। फिर लिखना है आयु या उम्र 20 वर्ष, ठीक है, रमेश आयु 20 वर्ष। सनाप सुरेश, ग्राम व पता, चलो ढुल्लू खेड़ा, हाँ छोड़ दीजिएगा, डुल्लू खेड़ा, ठीक है, हाँ डुल्लू खेड़ा, ठीक है। अब ग्राम डुल्लू खेड़ा कर दीजिएगा, यहाँ पोस्ट ना लिखिएगा, पोस्ट यहाँ लिख दीजिएगा, पोस्ट सहायपुर, ठीक है, पोस्ट सहायपुर, जिला रामनगर। हाँ ये सब लिखना है आपको। रमेश, उसकी उम्र, ठीक है, उसके पिता का नाम,
फिर ग्राम, फिर पोस्ट, फिर जिला। समझ में आ गया? इतना आपको लिखना है। अगर कोई मोबाइल नंबर वगैरह भी दे दिया है, पिन कोड भी दे दिया है, तो पिन कोड भी डाल दीजिएगा। ठीक है, पिन कोड और मोबाइल नंबर भी कोई दिया हुआ तो उसको भी डाल दीजिएगा कि पिन कोड फला 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 और मोबाइल नंबर ये। ठीक, अब यहाँ डैश मारना है आपको और क्या लिखना है? वादी। ठीक, अब यहीं पे समझिए, एक से अधिक है तो वादी गण लिखना है। फिर समझिएगा, अब एक से अधिक है लेकिन पता सबका सेम है, तो यहाँ पहले नाम, आयु और पिता का नाम सबका लिख देना और फिर पता एक साथ सबका कॉमन लिख देना। नंबर वर्ड डालेंगे कि ऐसे नाम लिखते चले जाएंगे? नाम सबका नंबर नंबर करके लिख देना, 2 नंबर 3 नंबर ऐसे ऐसे करके नाम लिख देना, 1 2 3 नाम। पता सबका एक है तो यहाँ पता सबका साथ में लिख देना। ठीक, लेकिन जितने वादी हैं सबका नाम लिखना पड़ेगा। फिर ध्यान रखना, पता सबका कॉमन है तो कॉमन लिखना पड़ेगा, वैसे फिर अलग अलग पता नहीं देगा तो बहुत लेंदी हो जाएगा। ठीक है, और फिर यहाँ वादी गण लिखना पड़ेगा या वादी जन लिखना पड़ेगा। ठीक है, और सिंगल है तो केवल वादी लिखना। ये सब शब्दों को आपको ध्यान देना है। अब अगर यहीं पे वो हिंदू मैरिज एक्ट के तहत मामला चल रहा है तब वादी नहीं लिखोगे ना, क्योंकि वहाँ अर्जी आती है, अर्जी आती है ना, तो आप वहाँ पे क्या कहोगे? याचिका दाता, याचिका दाता महिला पुरुष है तो, नहीं तो याचिका दात्री या अर्जीदार आप यहाँ लिखोगे फिर, क्योंकि वादी नहीं लिख सकते वहाँ। ये सब ध्यान देना है आपको। पता चला तलाक का वो पूछ रहा है, तलाक के लिए आप अर्जी तैयार करिए, तो अगर वो वाद वहाँ दाखिल ही नहीं हो सकता तो फिर अर्जीदार आपको करना पड़ेगा। समझ में आ गया? तो ये भी नाम आपको उसी हिसाब से चेंज करने हैं, यहाँ क्या लिखना है। फिर उसके बाद क्या लिखना है? बनाम। ठीक है, बनाम लिख दीजिएगा। अब बनाम के बाद यहाँ प्रतिवादी का नाम आपको लिखना है। ठीक, प्रतिवादी का नाम जैसे भी होगा सेम इसी फॉर्म में आपको प्रतिवादी का नाम, उसकी आयु, उसके पिता का नाम सनाप, फिर उसका पता और कोई पिन कोड वगैरह है तो उसको, मोबाइल नंबर है तो उसको मेंशन कर देना है। ठीक, अब यहाँ अगर एक से अधिक प्रतिवादी हैं तो प्रतिवादी गण, सिंगल प्रतिवादी है तो प्रतिवादी लिख देना है। पिन कोड है, मोबाइल नंबर, इसके लिए स्थान छोड़ देंगे, लिख के डैश कर देंगे उसको। हाँ, कर सकते हो, आप लिख के डैश कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद प्रतिवादी गण या एक सिविल, ये मैटर आपका फैमिली मैटर है। ठीक है, तो प्रत्यर्थी, ठीक है, रिस्पोंडेंट होगा ना, रिस्पोंडेंट का नाम लिखना है आपको। तो अर्जीदार हो गया, जिसके खिलाफ अर्जी लाई जाएगी उसका नाम। वादी है तो वादी हो गया, यहाँ प्रतिवादी हो गया। ठीक, महिला है तो महिला के सेंस में लिखना। फिर उसके बाद अब आपको क्या लिखना है? यहाँ एक लाइन आप लिख देना। लिखने के बाद यानी वादी प्रतिवादी का नाम लिखने के बाद, जैसे अगर किराएदारी से बेदखली का है तो यहाँ लिखना कि किराएदारी से बेदखली हेतु वाद। प्रतिवाद लिखने के बाद, जब ये प्लेन डिफेंडेंट का नाम लिखने के जस्ट बाद, डिफेंडेंट का नाम लिखने के जस्ट बाद आप हाँ लिखोगे कि किस लिए वो केस फाइल कर रहे हो। ठीक है, जिससे वहीं से निचोड़ पता चल जाएगा कि ये मामला किस लिए आया है कोर्ट। बात समझ आ गया? तो जैसे मकान पे कब्जा तो अवैध बेदखली के लिए, अतिक्रमणी की बेदखली के लिए, मेसनी प्रॉफिट के लिए, तलाक के वास्ते, विवाह विच्छेद के लिए, ठीक है, विद्वेषपूर्ण अभियोजन के लिए प्रतिकर, जो भी लिखा होगा, जो रेमेडी उसमें लेना है उस सेंस में यहाँ आधी लाइन लिख देना। ठीक है, उसके नीचे अंडरलाइन खींच देना मोटे शब्दों में लिख करके। फिर नीचे से, अब आपको नीचे से शुरू करना है, लेकिन अब शुरू करने से फिर पहले ध्यान देना अभी यहाँ क्या क्या चेंजेस करना है। लिखा हुआ है आदेश 7 नियम 1 में
कि जहाँ लिखा एक ही लिखा, जहाँ तक अभिनिश्चित किया जा सके प्रतिवादी का नाम, वर्ण और निवास स्थान। अगर प्रतिवादी का नाम पता ही नहीं लिखा है, ऐसा मैटर है कि प्रतिवादी का नाम पता नहीं है, तो नहीं है तो नहीं लिखेंगे। नहीं है तो क्या फर्जी बना देंगे? नहीं है तो नहीं लिखेंगे, क्योंकि प्रतिवादी का नाम पता होना सबका जरूरी नहीं है। जितना अभिनिश्चित किया सकेगा उतना करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे। बात समझ आ गया? तो लिखा है साफ साफ कि जहाँ तक अभिनिश्चित किया जा सके प्रतिवादी का नाम, वर्ण और निवास स्थान। ठीक। फिर लिखा है जहाँ वादी या प्रतिवादी माइनर हो या विकृचित व्यक्ति हो वहाँ उस भाव का कथन लिखना पड़ेगा। अगर ये वादी या प्रतिवादी माइनर है तो यहाँ लिखना पड़ेगा कि ये वादी का नाम लिख दिए। अब यहीं पे आपको लिखना है कि अवयस्क होने के कारण वाद मित्र का नाम लिखना पड़ेगा। यहाँ उसी के नीचे ये वादी का नाम, फिर नाम लिखना पड़ेगा वाद मित्र। तो वाद मित्र का नाम, पता, उम्र लिखना पड़ेगा। यानी जो आपने वादी का लिखा है वही अगर वादी माइनर है तो उसकी तरफ से जिसको प्रतिवादी बनाओगे उसका भी नाम, पता, उम्र उसी के नीचे लिख देना। ठीक। प्रतिवादी है तो वहाँ वादार संरक्षक का नाम हो जाएगा उसी तरह से। नाम किसका लिखेंगे? अवयस्क लिखेंगे या दोनों का लिखेंगे ना? अवयस्क का लिखेंगे, ब्रैकेट में लिख सकते हैं हम, वो हाँ। डिपेंड करेगा उसके तरफ से। वाद मित्र का, वाद मित्र का नाम। ठीक। फिर लिखा हुआ है अब अंगा आ गया। ठीक है। अब अंगा से कुछ और फैक्ट बता रहा है। अब यहाँ फिर देखिए आपको क्या लिखना है। अब आपको लिखना है कि वादी निम्नलिखित कथन करता है। ये शॉर्टकट में हेडिंग टाइप का है। वादी निम्नलिखित कथन करता है, या ऐसे वादी श्रीमान जी वादी के द्वारा निम्नलिखित कथन किए जाते हैं। ऐसे आप लिखिए ज़्यादा बेहतर होगा कि श्रीमान जी वादी के द्वारा निम्नलिखित कथन किए जाते हैं। ये लाइन आपने लिख दिया। ठीक। अब वहीं से नहीं, अब यहाँ महोदय ना लिखो, यहाँ तो आपने एक बार ऊपर हो ही गया है। अब आप महोदय कह सकते हो या श्रीमान भी कह सकते हो। श्रीमान जी वादी के द्वारा निम्नलिखित कथन किया जाता है। ठीक है। नीचे से जब आप लिखोगे तो ये लाइन आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं कि वादी वो श्रीमान जी वादी के द्वारा निम्नलिखित कथन किए जाते हैं। ये पहले आपने उसके पहले क्या लिख लिया है कि किस लिए वाद लाया जा रहा है, तो मैंने बता दिया है। फिर निम्नलिखित कथन किए जाते हैं। अब पैरा 1, ठीक, पैरा 1, पैरा 2, 3, 4 जितने भी पैराज होंगे ये सब आपको पैरा पैरा करके मेंशन करना है। क्या लिखना है? सबसे पहले फिर आप वही लिखना है कि मैं रमेश फला 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 का निवासी हूँ, यानी अपना नाम पता आपको लिख देना है। ठीक है। अपना नाम पता लिख देना है। अब जैसे किराएदारी की बेदखली के लिए है, किराएदारी के बेदखली के लिए या विद्वेषपूर्ण अभियोजन की कार्रवाई के लिए है, तो आपको क्या लिखना है? ये बेदखली के लिए है तो मैं फला फला का निवासी हूँ, पहला पैरा हो गया। दूसरे पैरा में आपको क्या लिखना है कि फला व्यक्ति यानी रमेश या सुरेश जिसका भी नाम आपने यहाँ लिखा है कि फला व्यक्ति, ठीक है, या प्रतिवादी, अब यहाँ नाम नहीं लिखना है। ठीक है। जैसे यहाँ मैं वादी फला 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 जगह का निवासी हूँ हो गया, क्योंकि मैं वादी है, मैं रमेश ना लिखो बार बार। फिर यहाँ लिखो कि प्रतिवादी 1 जनवरी 2022 को, ठीक है, मेरे मकान में एक सिंगल कमरे के लिए या जितना भी हो कमरे के लिए किराएदारी के लिए उसने मेरे यहाँ किराएदारी पे वो सिंगल कमरे में रहने के लिए फला तारीख को संविदा किया, जिसकी किराएदारी की अवधि 6 महीने के लिए निर्धारित की गई। किराएदारी, अगर फिर अगला पैरा कि इतनी तारीख में किराएदारी में आया, जिसकी किराएदारी की अवधि 6 महीने के लिए निर्धारित की गई, जिसका किराएदारी का जो रेट है वो 500 रुपया प्रति माह के हिसाब से दर हुआ, जो हर माह के प्रथम तारीख को देय होगा। ठीक। हाँ, नहीं ये तो उसी में लिख सकते हो कि किराएदारी 500 रुपये प्रति माह से दर हुआ, जो
माह के प्रथम दिन को देय होगा। लेकिन इस डेट में किराएदारी में आया है, ठीक है, किराएदारी इतने हिसाब से तय हुई है, इतने रुपए दे हुई है प्रतिमास, लगातार इतने दिन तक शांतिपूर्ण तरीके से किराएदारी में रहा है, ठीक है, जिसका किराया वो अदा करता रहा, शांतिपूर्ण तरीके से रह के किराया अदा करता रहा लगातार 4 महीने तक। 5वें महीने से लेकर के इतने समय तक का, इतने समय भी दिखाना होगा, इतने समय तक का उसने किराया अदा नहीं किया, जिसकी मैंने मांग के लिए उसको कई बार ओरल तरीके से कहा, उसके बाद मैंने उसको विधिक नोटिस भी भेजा, जिसका उसने कोई जवाब नहीं दिया। यहाँ तक हो गया। अब यहीं पे आपको जैसे विद्वेषपूर्ण अभियोजन की कार्रवाई हो, जरा समझिएगा, अब इसको होल्ड कर दो, सुनो। अगर विद्वेषपूर्ण अभियोजन की कार्रवाई हो तो आपको लिखना है क्या, अब मैं इसको ही होल्ड कर दे रहा हूँ। अगर विद्वेषपूर्ण अभियोजन की कार्रवाई है, मतलब कि गलत तरीके से आप पे किसी ने मुकदमा दाखिल कर दिया, चाहे सिविल या क्रिमिनल, जिसमें आपके सम्मान को ख्याति हुई, आप परेशान हुए, बाद में सबूत के अभाव की बात ही छोड़िए, आरोप निराधार पाए जाने के आधार पर कोर्ट ने खारिज कर दिया, ठीक है, या पुलिस ने खुद ही 211 182 की कार्रवाई कर दी उस पर फर्जी पाते हुए आरोप को, तो आप विद्वेषपूर्ण अभियोजन के लिए उस पर फाइल तैयार कर सकते हो कंपनसेशन के लिए। तब अब आपको वहाँ लिखना होगा मैं फला जगह का निवासी हूँ, वही बात, ठीक है, जैसे आपने यहाँ तैयार किया है निवासी हूँ, यहाँ आपको बदल देना पड़ेगा, ठीक है, कि विद्वेषपूर्ण अभियोजन के लिए कोर्ट का नाम। अब वो तो जितना आप मांग करो उस हिसाब से जूनियर डिवीजन का नाम दिखाना पड़ेगा। हाँ, न्यायालय श्रीमान यही रहेगा, ठीक है। अब आप 1 करोड़ मांग रहे हो तो जिला जज लिखना पड़ेगा, जितना मांग रहे हो उतना लिखना पड़ेगा आपको, ठीक। यहाँ बदल जाएगा, जैसे वहाँ बेदखली का था, किराएदारी से बेदखली के लिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, विद्वेषपूर्ण अभियोजन के लिए प्रतिकर के वास्ते, ठीक है। बाकी यहाँ श्रीमान जी वादी निम्नलिखित कथन करता है, ये तो यही रहेगा, ठीक। अब यहाँ क्या लिखना होगा आपको, मैं फला जगह का निवासी हूँ, ये कि प्रतिवादी ने मुझसे वैमनस्यता रखते हुए, ठीक है, वह अनावश्यक तरीके से, या उसको लिखने से पहले कि मैं एक जो है सम्मानित एवं प्रतिष्ठित व्यक्ति हूँ, जो फला जगह का निवासी हूँ, ये आपने लिख दिया। प्रतिवादी, ऊपर नाम लिखा ही प्रतिवादी मुझे समाज में अपमानित करने के लिए, ठीक है, विद्वेषतापूर्ण तरीके से मेरे खिलाफ उसने इस धारा में, इस डेट में मुकदमा दर्ज किया। धारा डेट भी लिखना, जैसे भी आपके प्लेट में लिखा होगा, वो जो आपको कहानी मिली है उस हिसाब से आपको तैयार करना है। अपमानित क्या, जिसे इस डेट में पुलिस अधिकारी ने आरोप निराधार पाते हुए उसके खिलाफ FR लगाते हुए धारा 182 और 211 का मुकदमा दर्ज किया, या न्यायालय ने निराधार पाते हुए अपने कथनों का अभिलेख करते हुए उसे खारिज कर दिया, ठीक। अतः इसके प्रतिवादी के द्वारा लाए गए विद्वेषपूर्ण अभियोजन से समाज में मेरे सम्मान को बहुत ठेस पहुंचा है, मैं जिसके कारण मानसिक रूप से भी काफ़ी समय तक पीड़ित रहा हूँ, ठीक। अतः मुझे कंपनसेशन के रूप में, ठीक है, अतः मुझे कंपनसेशन के रूप में इतनी राशि दिलाई जाए, इतनी राशि दिलाई जाए, ठीक। अब छोड़ दीजिए, अब आगे फिर क्या लिखना है आपको। किराएदारी में आप आ जाइए, आप बेदखली में, बेदखली में अब आपको क्या लिखना पड़ेगा, कहाँ तक आप लिखे थे कि लीगल नोटिस भेजी जा चुकी है। अब आपको वहीं लिखना है कि अतः वाद हेतुक इस डेट में लीगल नोटिस का जवाब आपने जिस जैसे 1 तारीख को दिया, 15 दिन का आपने समय दिया था, तो 15 दिन की अवधि पूरा हो जाने के पश्चात कोई जवाब ना मिलने के कारण वाद हेतु उत्पन्न होता है, ठीक। विद्वेषपूर्ण कार्रवाई में वाद हेतु कब उत्पन्न हुआ, जिस दिन कोर्ट ने ये कहते हुए कि आरोप निराधार पाया गया और खारिज किया गया, उस दिन वाद हेतु उत्पन्न हुआ। समझ में आ गया ना, वाद हेतु तभी तो उत्पन्न हो रहा है। अगर कोर्ट ने कह दिया कि सबूत के अभाव में बरी कर रहे हैं तो वाद हेतु नहीं राइज होगा, क्योंकि इसका मतलब कोर्ट ने आरोप को तो सही पाया लेकिन गलत साबित नहीं कर पाया। लेकिन अगर ये आपने कह दिया, कोर्ट ने ये कह दिया कि आरोप ही निराधार था, तब इसका मतलब आपने फर्जी लगाया था, तो वहीं से वाद हेतु उत्पन्न होगा और निराधार आरोप लगाने का अधिकार आपको
नहीं है। आप आदेश सीआरपीसी की धारा आईपीसी की धारा 499 का जब आप 7वां दृष्टांत पढ़ोगे, 7वां अपवाद और 8वां, तो वहाँ लिखा हुआ है कि आरोप गुड फेथ में सद्भावपूर्वक लगाया गया। अगर गुड फेथ में नहीं था तो वो अपराध हो जाएगा। ठीक, अब आपको आगे क्या लिखना है, फिर आगे लिखना है कि श्रीमान जो न्यायालय, यह मामला न्यायालय की अधिकारिता में भी आता है। क्या लिखना है अगला पॉइंट, वाद हेतु उत्पन्न हो गया। अब आपको लिखना है यह मामला न्यायालय की अधिकारिता में आता है। और अगला पॉइंट आपको लिखना है कि जिसकी कोर्ट फीस इतनी राशि हो रही है जो कोर्ट में जमा किया जा चुका है, तो न्यायालय की अधिकारिता में आता है, उसकी कोर्ट फीस पर्याप्त जमा कर दी गई है। ठीक, आगे अब आप क्या करोगे, अब आप लिखोगे कि हमें कंपनसेशन के रूप में, अगर विद्वेषपूर्ण अभियोजन के लिए केस चला रहे हो तो कंपनसेशन के रूप में इतनी राशि जो हमारा समाज में अपमान और हमें मानसिक रूप से आघात पहुंचा है, इतनी राशि मुझे दिलाई जाए। ठीक, और अगर न्यायालय कोई अन्य उचित उपचार समझे तो उसे भी दिला सकेगा। आप लिखेंगे कि यदि कोई अन्य उचित उपचार समझे तो आप उसे भी दिलाया जाए मुझे। उसी तरह से बेदखली में कि अतः इन्हें बेदखल किया जाए, बकाया किराया ब्याज सहित इतना मेरा वापस किया जाए। समझ में आ गया, इन्हें बेदखल किया जाए और बकाया किराया ब्याज सहित वापस किया जाए। न्यूसेंस का केस है तो इनके खिलाफ स्टे आदेश दिया जाए और जो हमें नुकसान हुआ है उसका कंपनसेशन 2000 4000 जो भी आप मांग करो वो दिलाया जाए। बात समझ आ गया। अगर न्यूसेंस का केस है तो न्यूसेंस में स्टे ऑर्डर मांगना मैंडेटरी है कि इनको आदेशित किया जाए कि ऐसा आइंदा नहीं करेंगे और मुझे कंपनसेट करें। ठीक, इतनी बात आपने लिख दी, न्यायालय की अधिकारिता लिख दिया, कोर्ट फीस लिख दिया और फिर आपने अपना रेमडी मांग लिया। और लास्ट रेमडी में आपको क्या लिखना होगा, न्यायालय जो कोई अन्य उचित उपचार समझे उसे भी दिला सकेगा। ठीक, ये आपका रेमडी खत्म हो गया, आपने मांग लिया पूर्ण रूप से। अब क्या करना है, अब आपको साइन करना है, इस साइड में अपने वाद पत्र के नीचे साइन करना है। ठीक है, यहाँ लिखना पड़ेगा वादी हस्ताक्षर, फिर आपको अपना साइन करना पड़ेगा। तो वादी हस्ताक्षर लिख के आपको छोड़ देना है, वहाँ कुछ करना नहीं है। वादी हस्ताक्षर, नीचे प्रतिवादी हस्ताक्षर। समझ में आ गया। तो वादी का हस्ताक्षर ये कहाँ से मिलेगा, ये आपको आदेश 6 नियम 14, आदेश 6 नियम 14 क्या है, सिग्नेचर। तो आदेश 6 नियम 14 में सिग्नेचर का उल्लेख किया गया है। तो आपको सिग्नेचर में लिखा हुआ है वादी के, और यदि अधिवक्ता है तो अधिवक्ता के हस्ताक्षर करने होंगे। अगर केस अधिवक्ता के माध्यम से नहीं ला रहे हो तो कोई बात नहीं, अन्यथा वादी का और प्रतिवादी का दोनों का साइन यहाँ पे होगा। ध्यान रखिएगा, पहले वादी का हस्ताक्षर, फिर नीचे लिख देना अधिवक्ता का हस्ताक्षर। हो गया। अब फिर समझिए, जहाँ ये वादपत्र समाप्त होगा उसी के लास्ट पेज में इस साइड में, इस साइड को पाद भाग कहा गया है। क्या कहा गया है, पाद भाग कहा गया है। इस साइड में आपको वेरिफिकेशन करना है। क्या करना है, वेरिफिकेशन करना है, सत्यापन करना है। और ये सत्यापन कहाँ से मैंडेटरी है, आदेश 6 नियम 15 से। ठीक है, तो सत्यापन करना है। अब सत्यापन में क्या क्या लिखना है ये ध्यान रखना है। सत्यापन में आपको लिखना है कि मैं वादी, ठीक है, पैरा 1 से लेकर के 4 तक, यानी जितना पैरा आपने अपने ज्ञान के आधार पर लिखा है, ठीक है, उतना लिखना है कि पैरा 1 से लेकर 4 तक, जहां आपने जैसे जो आपने लिखा था न्यायालय की अधिकारिता में आता है उससे पहले, क्योंकि न्यायालय की अधिकारिता में आना और कोर्ट फीस जमा करना ये दो आपका ज्ञान नहीं है, ध्यान रखना। उसके पहले जो आपने लिखा मैं फला हूँ, ये प्रतिवादी है, इतना कंपनसेशन बन रहा है, ठीक है, ये सब आपका निजी ज्ञान है। तो आपको लिखना है पैरा 1 से लेकर के पैरा 4 तक मैं अपने निजी ज्ञान के आधार पे एवं
पैरा 4 से लेकर के 6 जो रेमेडी आप मांगते हो, जो उपचार आप मांगते हो, वो आपका निजी ज्ञान नहीं है, वो अधिवक्ता ने बताया कि कितना रेमेडी बन रहा है। ठीक है कि पैरा जो भी रेमेडी आपने मांगा वो मैं अपने अधिवक्ता के परामर्श के आधार पे सत्य होने का विश्वास करता हूँ। इतना बात आपको लिखना है कि पैरा 1 से 2 मैं अपने निजी ज्ञान के आधार पे एवं पैरा 4 से 6 मैं अपने अधिवक्ता के परामर्श के आधार पे सत्य होने का विश्वास करता हूँ। ठीक, अब आपको क्या लिखना है, फिर अपना नाम लिखना पड़ेगा, समझिएगा, अपना नाम, क्योंकि ये वेरिफिकेशन आपको करना पड़ेगा तो सिग्नेचर करना है। अब वेरिफिकेशन पे सिग्नेचर केवल और केवल प्लेंटिफ का होता है या WS है तो डिफेंडेंट का होगा, अधिवक्ता का नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे फिर आपको लिखना है अपना हस्ताक्षर में नाम, पता और वेरिफिकेशन कहाँ किए हो तो उस कोर्ट का नाम भी लिख देना। जहाँ पे जिस कोर्ट का नाम आपने ऊपर डाला है वहीं केस चला रहे हो तो वहीं क्या आप अधिवक्ता हो, तो वहीं पे वहाँ का कोर्ट आप यहाँ पे डाल देना कि इस स्थान पे ये सत्यापित मेरे द्वारा किया गया। ये लिखने के बजाय अगर डेट डाल दें फिर नीचे उसकी स्थान एक कॉलम लगा के, हाँ तो वो भी आप लिख दो, डेट डाल दिया आपने, इस डेट में साइन, फिर डेट, उसके बाद नीचे प्लेस स्थान। ठीक है, तो कचहरी बाराबंकी, कचहरी लखनऊ, कचहरी सुल्तानपुर, ठीक है, या सिविल कोर्ट लिख सकते, सिविल कोर्ट बाराबंकी, सिविल कोर्ट लखनऊ, समझा गया ना। हाँ अब समझे, सत्र कोर्ट मत लिखना, जिला न्यायालय जिला अदालत मत लिखना, वहाँ क्रिमिनल कोर्ट मत लिखना, क्योंकि सिविल का बना रहे हो तो सिविल कोर्ट आपको लिखना है। ठीक है, और जिला कोर्ट में बना रहे हो तो जिला कोर्ट लिख देना, वहाँ पे जिला अदालत बाराबंकी। ठीक है, सिविल कोर्ट का मामला है तो सिविल कोर्ट लिख देना वहाँ पे। तो ये हो गया वेरिफिकेशन। अब वेरिफिकेशन हो गया और आपका जो है प्लेंट पे सिग्नेचर हुई हो गया, तो प्लेंट पे सिग्नेचर वादी का भी होना है और अधिवक्ता का भी होना है। प्लेन वेरिफिकेशन पे केवल सिग्नेचर किसका होना है, अधिवक्ता का होना है, वादी का होना, अधिवक्ता का नहीं होगा। ठीक, अब आपको क्या करना है, अब इसका आपको एक एफिडेविट भी देना है, इसका एफिडेविट भी देना है कि नहीं देना है, एफिडेविट भी देना है। तो ये एफिडेविट देना कहाँ से मैंडेटरी है, आदेश 19 से नहीं, धारा 26 के प्रोवाइजो में लिखा हुआ है। ठीक है, और आदेश 4 में भी लिखा मिल जाएगा कि वादपत्र की, ठीक है, वादपत्र की जो प्रतियां होंगी, और यहाँ भी CPC में आर्डर में भी मिलेगा आपको। ठीक है, आर्डर 6 नियम 15 देखिए, अरे सत्यापन में ही पीछे देखिए, आदेश 15, आदेश 6 नियम 15, आदेश 6 नियम 15 का जो चौथा पॉइंट है उसमें लिखा अभिवचन का सत्यापन करने वाला व्यक्ति भी अपने अभिवचन के समर्थन में एक शपथ पत्र उपलब्ध कराएगा। समझ में आ गया। तो ये कहाँ लिखा हुआ है, आदेश 6 नियम 15 के उपनियम 4 में बात लिखी हुई है कि एफिडेविट भी उपलब्ध कराना है। कब से ये आया है, 2002 से आया, पहले नहीं था, 2002 से ये प्रोविजन जोड़ा गया है। तो पहले के बाद में आप नहीं लिखोगे तो कोई बात नहीं, लेकिन अब लिखना पड़ेगा कि नहीं तो अधूरा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है साफ साफ। और यही उपनियम 3 में लिखा हुआ था 6-15 के कि सत्यापन करने वाले व्यक्ति द्वारा वो सत्यापन हस्ताक्षरित किया जाएगा और उसमें उस तारीख का जिसको और उस स्थान का जहाँ वो हस्ताक्षरित किया गया था कथन किया जाएगा। तो इसीलिए यहाँ हस्ताक्षर, ठीक है, फिर डेट और फिर स्थान जहाँ पे किया गया, 3 चीज़ें यहाँ आपको लिखना जरूरी है। और फिर अभिवचन के रूप में, अभिवचन को आपको शपथ पत्र से भी प्रमाणित करना होगा, तो एक शपथ पत्र भी आपको लाना होगा। ठीक,
तो अब शपथ पत्र के लिए क्या करोगे, एक 10 रुपये का टिकट, ठीक है, स्टाम्प, उस स्टाम्प पे फिर आपको लिखना है, फिर समझिए स्टाम्प पे क्या लिखना है, जल्दी जल्दी यही उतार लेना है आपको, फटाफट फटाफट आपको यही बात उतार लेना है। और ये आपको लिखना, ध्यान दीजिएगा, स्टाम्प पे ये आपको कोर्ट का लिखना है, वादी का नाम लिखना है, प्रतिवादी का नाम लिखना है, ठीक है, रिलीफ लिखना है किसके लिए है बस। उसके बाद अब ये जो पैरा लिखना है नहीं लिखना, आपको लिखना है पैरा 1 से 2, हमारे निजी ज्ञान के आधार पे, अपने निजी ज्ञान के आधार पे, पैरा इतना से इतना, हम अपने अधिवक्ता के निजी ज्ञान के आधार पे सत्य होने का विश्वास करता हूँ, ठीक। अरे तो वो शपथ पत्र भी तो दे रहे हो उसी का तो शपथ पत्र भी तो हो गया, तो वही तो वहाँ भी लिखना है, ठीक है, वही बात वहाँ भी लिखना है, ठीक। घोषणा हो गया, आप एक लाइन में कि मैं विश्वास करता हूँ, ठीक है, कि ये सत्य है, अतः मेरे द्वारा दी गई कोई भी सूचना यदि गलत पाई जाए तो मेरे खिलाफ कोई भी समुचित कार्रवाई की जा सके। बस ये आपने एफिडेविट दे दिया। अब एफिडेविट पे आपको साइन करना है, फिर देखना, एफिडेविट पे आपको साइन करना है, यहाँ डेट डालना है और अधिवक्ता का मोहर लगता है, वेरिफिकेशन, कि अधिवक्ता ने उसको वेरीफाई कर दिया है। समझा गया? शपथ पत्र आपने पहले लिखा, ये फॉर्मेट लिखा, ठीक है, फॉर्मेट लिखने के बाद आपने यहाँ रेमडी लिख दिया, किस लिए रेमडी मांग रहे हैं। उसके बाद अब आपको नीचे से लिखना है कि पैरा 1 से 4 यानी वाद पत्र में, ठीक है, वाद पत्र की पैरा 1 से 4 मैं अपने निजी ज्ञान के आधार पे, पैरा 6 से 10 जो भी होगा, ठीक है, हम अपने अधिवक्ता के परामर्श के आधार पे सत्य होने का विश्वास करता हूँ, ठीक है, अतः मेरे द्वारा दी गई सूचना पूरा सत्य एवं स्पष्ट है, इसमें किसी प्रकार की कोई गलती पाई जाने पे किसी भी प्रकार की कार्रवाई मेरे खिलाफ की जा सकती है, ठीक। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे डेट डालना है, यहाँ अपना साइन करना है, ठीक है, और यहाँ नीचे अधिवक्ता का वेरिफिकेशन होता है, ठीक है। अधिवक्ता का प्रतिवादी किसमें, शपथ पत्र में वही वादी का साइन हो गया, अधिवक्ता का साइन नहीं होता है, एफिडेविट में अधिवक्ता का साइन नहीं, बस उसके लिए वेरीफाई करता है तो मोहर लगा देता है अपनी, ठीक। आपका एफिडेविट भी तैयार हो गया, ठीक। अब इसी तरह से आपको WS भी बनाना होगा, इसी तरह से आपको WS बनाना होगा। अब WS में क्या करना है, ये कोट आपको फटाफट यही उतार देना है, ठीक है, कोई नंबर यहाँ पे वाद संख्या का नंबर आप डाल सकते हो या नहीं डाल सकते, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वाद जब दाखिल हो चुका है, समन आया है, तो उसमें तो नंबर मिल जाता है, ठीक। फिर आपको क्या लिखना है, वादी का नाम लिखना है, प्रतिवादी का नाम लिखना है, ठीक है। फिर रेमडी में आपको क्या लिखना है, उपचार में यहाँ लिखना है आपको जवाब दावा, ठीक है, क्या लिखना है, जवाब दावा। अब यहाँ लिखना है कि वादी के द्वारा, श्रीमान जी वादी प्रतिवादी के द्वारा निम्नलिखित कथन किए जाते हैं, ठीक। क्या पैरा 1 से 3 तक स्वीकार है, यानी जो आपने प्लेस बताया किराएदारी का, किराएदारी प्रारंभ हुई, इतने पे किराएदारी तय हुई, ठीक है, इतने हिसाब से किराएदारी दे है, ये है मेरे द्वारा स्वीकार है, ठीक। अब क्या डिनाई करना है कि इतने दिन से उन्होंने किराया दिया नहीं, ये पैरा एक साथ ही पैरा लिखना है, तो पैरा मान लेते हैं तीसरा है, ठीक है, और उसी में लिखना है कि अतः मैंने इनसे कई बार मांग किया, फिर लीगल नोटिस भेजा जिसका जवाब इन्होंने दिया नहीं, तो ये सारे पैरा आपको क्या करना है, ये सारे पैरा अस्वीकार हैं, ठीक। फिर नीचे लिखना है कि वादी के द्वारा, आपको अब नया पैरा अपनी तरफ से भी कुछ जोड़ना है ना, कि वादी के द्वारा, ठीक है, लाया गया वाद ये कहते हुए कि किराया बकाया, इतने से किराया बकाया है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, मेरे द्वारा ये पैसा बकाया किराया ऑलरेडी, ठीक है, इनको इस चेक नंबर से दिया जा चुका है,
या जैसे भी आप दिए होंगे वो आपको दिखाना पड़ेगा ना, जब आप तो बेच रहे हो। ठीक है, किराया दिया जा चुका है तो दिया जा चुका है। ठीक है, जिसकी कॉपी, जिसकी प्रतिलिपि संलग्न की गई है, WS में जिसकी प्रतिलिपि संलग्न कर दी गई है। अतः प्रतिवादी का वाद पूर्ण रूप से खारिज किए जाने योग्य है। ठीक, उसमें तो सब बहुत कुछ लिखा हो, गुजरात मस्जिद, अरे तो उसमें मुजरा का क्लेम करेगा तो मुजरा का भी दावा कर सकता है। गुजरात में जैसे आपने बोला ना कि प्रतिलिपि संलग्न कर दी गई, तो हाँ, उसी को अरे तो आप जरूरी नहीं उर्दू भाषा में लिखो, ठीक है, अपनी भाषा में आप लिख सकते रख दिए थे उसको। हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब मैं समझे, मैं तो आपको एक फॉर्मेट समझा रहा हूँ। अब आपको क्या करना, आप जितने भी देखोगे, 2-4 ठो भी उठा के देखोगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा, समझ में आ जाएगा ना कि कहाँ क्या क्या लिखा हुआ है। अब आप चाहो तो कोर्ट की कुछ भाषाएं जो हैं वो आप रट लो, और चाहो तो छोड़ दो, कोई ज़रूरी नहीं है, आप सिंपल भाषा में अपने लिख दो। क्योंकि एग्जामिनर भी जान रहा होगा कि ये 20 साल की उम्र में जब एग्जाम में बैठ रहे हैं, 21 साल की उम्र में, तो प्रैक्टिस कितना करके आए होंगे अभी। ठीक है, और व्यवहार में जानते हैं कि 2-4 साल, 1-2 साल की प्रैक्टिस में ये सब तो आएगा नहीं आपको। जो कम से कम आप 6 साल फाइल हुए होंगे, और 6 साल तो अभी हुआ नहीं होगा, LLB किए हुए, तो वो भी जाने। बस ये है कि वो प्रथम दृष्टया सही लगे चीज़ें, ये ना लगे कुछ आ ही नहीं रहा है आपको। फॉर्मेट आपका सही होना चाहिए, फॉर्मेट आपका सही हो, जो चीज़ें जहाँ लिखी हुई हैं वो लिखी हुई हो, आपने पर्याप्त रिलीफ जो मांगी है वो हो, वाद हेतु जरूर दिख रहा हो, क्योंकि वाद हेतु नहीं दिखे तो वाद पत्र नामंजूर हो जाएगा। पर्याप्त रेमडी मांगी हुई हो, पर्याप्त कोर्ट फीस लगी हुई हो, ठीक है, विधि द्वारा वर्जित नहीं है, ये भी लिख सकते हो आप, मतलब ये वाद विधि द्वारा वर्जित नहीं है। हाँ, न्यायालय की अधिकारता में पर्याप्त कोर्ट फीस लगाई गई है, विधि द्वारा वर्जित वाद नहीं है किसी कारण से। हम लोग पॉइंट लिख सकते हैं अगर उसमें ना भी नहीं लिखना ही मिला। हाँ, मतलब ये तो लिखना यहाँ वही चीज कंपलसरी ये ना तो ये बात समझ में आई कि नहीं। अब इस फॉर्मेट को आप अगर फिर वेरिफिकेशन आपका सही हो, एफिडेविट आपका सही हो, फिर इसके संदर्भ में जो WS है उसमें भी वेरिफिकेशन, और उसमें भी वही जो है एफिडेविट लगेगा, बस नाम चेंज होता रहेगा, जहाँ वादी है वहाँ प्रतिवादी हो जाएगा। समझ में आ गया। तो इस तरह से जब आप तैयार कर लोगे तो फॉर्मेट कोई भी हो, थोड़ा बहुत नाम बदलेंगे। ठीक, अब जैसे ये मोटर व्हीकल एक्ट का है, मोटर व्हीकल एक्ट में लिखा है श्रीमान मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल महोदय जनपद बाराबंकी। ठीक, तो अब यहाँ पे श्रीमान मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल महोदय लिखना है आपको, जनपद बाराबंकी लिख देना है। यहाँ याचीगढ़ लिखा हुआ है, ठीक है, दूसरे में विपक्षी जन लिखा हुआ है। क्लेम में लिखा है मोटर दुर्घटना प्रतिकर दावा मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत, मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत जो है प्रतिकर के लिए दावा। अब वो धारा वारा नहीं पता है तो ऐसे नहीं, तो इसमें धारा लिखा है 166(1) के तहत, आप धारा वारा छोड़ दो, आप क्या लिख दो कि मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत प्रतिकर हेतु दावा, बस। अब महोदय अपना आप नाम सब लिख दो, फला फला, ठीक है, वो सारी बातें इसमें भी लिखी गई हैं। तो सबसे पहले वादी प्रतिवादी का इंट्रोडक्शन दिया जाता है, क्या एक ही लिख सकते हैं, एक ही पैरा में? किसको? पहला पैरा यही लिखना वादी प्रतिवादी है कौन, हाँ इंट्रोडक्शन देना है, कहाँ के निवासी हैं। हाँ, नहीं तो अलग अलग लिखना है ना, अलग अलग लिखना है, एक में कैसे लिख दोगे? ठीक है। अब उसने कह लिया कि पैरा 1 हम स्वीकार नहीं करते हैं, और पैरा 1 में उसका एड्रेस गलत है और वादी का एड्रेस सही है, तो कैसे कह देगा कि हम इसको स्वीकार नहीं करते, तो एक तो सही है एक गलत है। तब एक पैरा में वादी, एक पैरा में प्रतिवादी, अलग अलग होना चाहिए। ठीक है, इसीलिए तो देखिए फिर लिखने का पर्पज क्या हो जाएगा। ठीक है, फिर लिखने का पर्पज फेल हो जाएगा ना, फिर तो आपने आदेश 6 की शर्तों का वायलेशन कर दिया, क्योंकि लिखा हुआ है आदेश 6 में कि जो बातें आपकी हैं वो बातें एक ओवरलैपिंग ना होने पाए, एक से अधिक बात एक पैरा में ना हो, एक पैरा में एक ही बात हो। अगर एक पैरा में एक से अधिक बात नहीं रह जाएगी तो फिर पर्पज फेल हो जाएगा। तो इसलिए अलग अलग ही करके लिखना है। इतनी बात समझ में आ गई। तो अब इसी तरह से और भी कई सारे हैं। हाँ, जैसे चकबंदी का तो श्रीमान चकबंदी अधिकारी महोदय, भाई चकबंदी वगैरह का तो नहीं आएगा। आप में जो केस आना है
पारिवारिक न्यायालय ठीक है। बता दीजिए दो चार। एक तो आप में तलाक का मामला आ सकता है, ठीक है, तलाक वगैरह का मामला आ सकता है। विवाह विच्छेद, ये जो है वही विवाह विच्छेद का। दूसरा जो है विदाई का, ठीक है, धारा 9, हाँ धारा 9 हिंदू मैरिज एक्ट का आ सकता है। दूसरा विद्वेषपूर्ण अभियोजन के लिए प्रतिकर, ये आ सकता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक, फिर किराएदारी से बेदखली का, ये बहुत महत्वपूर्ण है, किराएदारी से बेदखली का प्रावधान। और अगला जो महत्वपूर्ण है वो है एक्सीडेंटल, एक्सीडेंटल का, एक्सीडेंटल, ठीक है, ये भी पूछा जाता है, कई बार ये भी आया हुआ है। ठीक, अब जिस तरह से किराएदारी से बेदखली है, उसी तरह से जमीन पे अतिचारी कोई है, मकान पे या किसी जमीन पे कोई अतिचारी है, तो उसका भी वही बनेगा, ठीक है, वैसे ही बन जाएगा। धाराओं का उल्लेख नहीं करेंगे, बस नहीं, धारा वारा का नहीं उल्लेख करना है, ठीक है, हो गया। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट्स हो गए जिनको आपको तैयार रखना है। ठीक, तो अब आप लोग इसको तैयार करिए, जो और बने हुए हैं, ठीक है, उस पर तैयार करिए, उसको चेक करिए, उसको देखें, क्योंकि 2-4 बना डालोगे अपने आप आ जाएगा। बस फॉर्मेट रटा हो, फॉर्मेट ना गलत हो, फॉर्मेट के नंबर अलग हैं और जो मैटर लिखोगे उसके नंबर अलग हैं। मैटर थोड़े बहुत गलत हो सकते हैं लेकिन फॉर्मेट नहीं। और सबसे पहले जब भी आपको सामने क्वेश्चन आए तो तुरंत आप उसमें पहले तो कोर्ट खोजो, कौन सा कोर्ट है, कहाँ का मामला आएगा, किसकी अधिकारता में, इसमें वादी कितने हैं, प्रतिवादी कितने हैं, इनका नाम पता क्या है, ये क्या रेमेडी मांग रहे हैं, क्या प्रतिवादी उसमें जवाब अपना दे रहा है, प्रतिवादी का भी जवाब उसमें लिखा मिल सकता है आपको, ठीक है, वो खुद काउंटर क्लेम भी उसमें कर सकता है, मुजरा का भी मांग कर सकता है कि महोदय 500 रुपये हमारा भी बकाया है जो दे दिया जाए। तो अगर है तो वहाँ वादी पर मुजरा लिखते WS लिखते समय उसी में आप मेंशन कर दीजिएगा नीचे, ठीक है, कि प्रतिवादी के द्वारा किए जाने वाली मुजरा का दावा कि प्रतिवादी का इतना पैसा ये इतना डेट से बकाया है, ठीक है, जिसको जो है इसी राशि में मुजरा किया जाए, उसको भी मेंशन कर देना। समझ में आ गया? तो अब हम लोग कल से पढ़ेंगे हिंदू मैरिज एक्ट, ठीक है, आज की क्लास बंद की जा रही है, कल से हिंदू मैरिज एक्ट पढ़ा जाएगा।